नीम में आग लग गई, एक रोटी की दो रोटी बन गई, उससे आपके आस्था और जीवन बढ़ गया। इस तरह के अभी भी व्हाट्सएप पे इस तरह की चीजें और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप जैसी और बहुत सारी चीजें हैं उन पर भी हो रही हैं। तो करने के लिए उनके पीछे का साइंटिफिक जो रीजन है, लॉजिक है, वो हमें पता होना जरूरी है। और वो हमें तब पता चल सकता है जब हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं और जो आम जनता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करने वाले लोग होंगे, और उनका जो मात्रा होगी वो सब कहलाएंगे साइंस कम्युनिकेटर्स। साइंस कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। हालांकि इसमें एक ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि जो चीजें आ रही हैं इस समय सामने, उसमें आम पब्लिक में इसे रोजी रोटी का साधन भी बनाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लिए, आपने पीएचडी कर ली और आपको कहीं जगह नहीं है, आपको कहीं जॉब नहीं है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो आप ये बताइए कि फिर आप करेंगे क्या? कितने दिन आप फ्री सेवा कर लेंगे? शरीर को पेट्रोल और ईंधन तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, हवा, पानी और भोजन ये तो चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंशियल जरूरतें जो नीड है वो सब के लिए भी जरूरत है। तो हमारे देश में अभी वो माहौल नहीं बना है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट और मजबूती दे सके साइंस कम्युनिकेटर को, ताकि वो लोग बढ़िया से काम कर सकें और इफेक्टिवली काम कर सकें। और उसके साथ साथ में क्वालिफाइड लोग भी आने जरूरत है। और देश में बहुत बड़ी मात्रा, क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, हालांकि हमारे यहाँ काफी सारा काम किया, नरेंद्र सहगल जी ने, डॉक्टर मनोज पटेल जैसे लोगों ने बहुत काम किया, और हम सब लोग उन्हीं की देन है कि हम लोग उस फील्ड में आए। और पिछले 30 साल से हम उन्हीं के साथ में, उन्हीं के लगाए हुए एक तरीके से पौधे के रूप में हम डेवलप हुए। लेकिन इसके साथ साथ में कितनी मात्रा है देश में, संख्या कितनी है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे लोग की संख्या बहुत कम है। अगर मैं कहूं एक कहावत के रूप में, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी बात है। अभी उतना इफेक्टिवली हम लोग कम्युनिकेशन को नहीं कर पाए। यही कारण है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और जरा सी छोटी छोटी अफवाहों के बीच में बहुत बड़ी रूप और विकराल रूप ले लेते हैं। लोगों के झगड़े हो जाते हैं समाज और सोसाइटी में, सिर्फ इसलिए कि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, अंधविश्वासी है। और अंधविश्वासी होने के साथ साथ में उनकी साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 51A में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना आम जनता के, हर नागरिक का कर्तव्य है और ड्यूटी है कि उसको किया जाए। ये हमारे संविधान में भी लिखा है। और इन सब चीजों के बीच में हम कहीं उस दौड़ में अभी उतनी तेज गति से नहीं जा पा रहे हैं जितनी तेज गति से जाना चाहिए। मुझे लगता है जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, शायद हमारी गति भी बढ़ेगी। जैसे अभी 2G, 3G और 4G के बाद अब हम 5G की ओर जा रहे हैं, तो इंटरनेट की गति भी बढ़ रही है। तो हमारे उसके साथ साथ में ये गति भी बढ़ेगी। और निश्चित रूप से जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तब शायद लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझ विकसित हो पाएगी, एक माहौल बन पाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैं पीछे अभी हांगकांग गया था, तो वहां के बच्चे और भारत के बच्चों का अंतर मैंने देखा। भारत में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में मुझे वहां के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो वहां का जो बच्चा है, अगर हम मॉडल बनाने की बात करें, भारत का बच्चा विज्ञान प्रदर्शनी में जो मॉडल बनाएगा, तो वो बनाएगा जो दूसरे ने बना लिया है, उसकी कॉपी करेगा और कहेगा देखो मैंने बना लिया है ना। तो उसकी मतलब एक तरीके से कॉपी करके उसको दूसरे की नकल बना के बनाएगा। लेकिन हांगकांग का बच्चा सॉल्यूशन ढूंढता है और वो मैकेनिकली माइंड से सॉल्यूशन ढूंढता है। वो अपनी जेबीसी भी बनाना चाहता है, तो वो अपनी आवश्यकता को अनुसार बनाना चाहता है। वो मैकेनिकली और टेक्निकली बहुत ही मजबूत दृष्टिकोण और सोच के साथ काम करता है। तो ये सारी दृष्टिकोण से जब काम करता है तो नेचुरली है कि उसमें ये समझ जरूर आती है कि सॉल्यूशन निकालना भी उसको आ जाता है। लेकिन हमारे देश के बच्चों में अभी
प्रॉब्लम सॉल्वर बनने वाली सोच और समझ नहीं आई है। तो हमें अपने साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही उसे सॉल्यूशन निकालने वाला भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बताने वाले तो सब आ जाते हैं सामने कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कौन देगा? सॉल्यूशन बताने वाले नहीं है। अगर हम सॉल्यूशन बताना सीख जाएंगे, सॉल्यूशन का निकालना सीख जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि तब जाकर हम उस सही ट्रैक पर हैं जो सपना देश के संविधान में लिखे गए शब्दों ने लिखा, सोचा, या फिर डॉक्टर नरेंद्र सहगल ने सोचा कि एनसीएसटीसी को डेवलप करा भारत सरकार के अंदर, और फिर विज्ञान दिवस भी मनाया जाने लगा। ये भी इन्हीं का प्रस्ताव था कि भाई भारत का 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाना चाहिए। तो ये भी शुरुआत हुई, है ना। तो ये सारी चीजों के साथ में ये सारे सपने भी तभी पूरे हो पाएंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़िया होंगी, और उन सारी विधाएं जो माध्यम है उनकी समझ हमको आएगी। और समझ खाली थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, हमको प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल चीजों की समझ होनी चाहिए। अगर हम क्लाउड की बात करें या मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में अब जो मैं देखता हूं नॉर्मली बच्चों को एक जिस तरह का एक माहौल दिखाई देता है, आप उस पार्ट को छोड़ दीजिए जिसमें बहुत बच्चे एक्टिव हो गए, एडवांस हो गए, लेकिन उनकी परसेंटेज कितनी है पूरे देश में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। बच्चे फोटो खींचना, सोशल मीडिया पर अपलोड करना, बातचीत करना, चैटिंग करना, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है, जबकि उसकी मोबाइल की उपयोगिताएं क्या क्या हो सकती है। अभी यकीन मानिए कि जो 2001 में जब मोबाइल की क्रांति भारत में आई थी, और जब 500 रुपए में मोबाइल सेट मिलने शुरू हुए थे सबसे पहली बार, ये 2001 की बात है, तो उसमें एक स्लोगन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो यकीन मानिए कि उस मोबाइल ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कैद तो कर दिया, लेकिन उस मुट्ठी के अंदर जो हीरे हैं, हमारी स्थिति वैसी हो रही है जैसे एक बच्चा नदी के तालाब पर बहुत सारे हीरो को काले पत्थर समझ के नदी में फेंकता रहा रात के वक्त, और पूरी रात फेंकता रहा, और जब सुबह हुई तो आखिरी पत्थर उसके हाथ में था, और उसने पता चला कि वो हीरे फेंक रहा था, कोयले के पत्थर नहीं। तो ये सोच और समझ, और तब उसे दुख हुआ कि काश मुझे समझ आ जाती, पहली बार सोच लेता कि मैं कोयले के पत्थर नहीं हीरे फेंक रहा हूं। तो ये सारी चीजें और समझ तभी आ सकती है जब हम उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाने की ओर व्यवहारिक रूप से तैयार होंगे, आत्मसात होंगे, और अपने जीवन के साथ जोड़ के देखेंगे। कोई भी चीज है वो हमारे जीवन में क्या मायने रखती है। जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, अगर हम ये सोचकर भोजन करें कि उससे हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, कौन कौन से पोषक तत्व मिलने वाले हैं, और हमारे शरीर की मशीनरी कौन कौन सी अच्छी होने वाली है, तो हम भोजन को बहुत ही आत्मीयता और सम्मान के साथ खाएंगे। और लेकिन अगर हम केवल भोजन को भूख लग रही है इस दृष्टिकोण से खाएंगे, और सामने टीवी पर कार्यक्रम देखते हुए खाएंगे, तो पाचन की क्रिया उतनी सुपाच्य और मजेदार नहीं हो पाएगी जितने शरीर को जरूरत है। तो ये सारी चीजों के साथ हमें आगे काम करना पड़ेगा, लेकिन व्यवहारिकता के साथ, जीवन के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। सभी जो कुछ भी दुनिया में डेवलप नया हो रहा है, और बहुत तेजी के साथ बदल रही है दुनिया, क्रांति आ गया। हर महीने जैसे मैंने बताया कि मोबाइल का वो बदल जाता है कि ये कोड आ गया, अभी मोबाइल का नया मॉडल आ गया, कार का नया मॉडल आ गया। बहुत सारे लोगों को कार के बहुत सारे मॉडल और फीचर्स तक नहीं पता होते हैं कि इसमें कैसे काम करेगा, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी के साथ साथ आपको सीखना पड़ेगा और उनको आत्मसात करना पड़ेगा अपने जीवन के साथ, अपने आप जिंदगी को पूरे तरीके से। तो ये खास बात है हमारी साइंस कम्युनिकेशन की, और कहना चाहिए जो तरीके हैं, और संविधान ने हमें हक भी दिया है तो हमें करना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो चैलेंज हमारे सामने है इस समय, सबसे बड़े चैलेंज के रूप में जैसे अभी
जिन पर काम करने की बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत है। एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट है, इकोलॉजी वाला सिस्टम है हमारा। इन सब पर भी बहुत ज़्यादा लोगों की जानकारियों को लोगों के साथ में जोड़ने की और ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और है कि उसके लिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होने चाहिए निर्धारित। ये कहना चाहिए सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ, कहीं पर जरूरत पड़ने पर आप यूज कर सकते हैं, कहीं क्राइम में यूज कर लिया, कहीं कुछ यूज कर लिया, आप उसकी चैटिंग की एक डाटा को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कितना ऑथेंटिक है, उसमें जो बात कही गई है वो कितनी सही है और कितनी फ्रूटफुल होगी आपके लिए, ये इसका कोई ऑथेंटिसिटी हमारे पास नहीं है। और कोई सर्टिफिकेट, कोई पैमाना नहीं है, कोई मीटर नहीं है। वो तो यही है कि जो बात बोली गई है उसे करके देख लो। अब गलती से उन्होंने नीला तोता या जहर कोई रख दिया और उसे आप इस्तेमाल करके, सेवन करके ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा ना करें। इसके लिए सोचने के लिए कुछ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होने चाहिए। जैसा कि अभी हम नासा को समझते हैं, नासा एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब इसरो भी हमारा कम नहीं है कि जो स्पेस की बात करेगा, और यदि नासा ने प्रेस रिलीज जारी करी है तो वो ऑथेंटिक है। अगर सरकार की तरफ से जारी हुई है जानकारियां तो वो ऑथेंटिक है। नासा ने जारी की है तो वो ऑथेंटिक है कि मंगल ग्रह पर पानी है। अगर वो एलियन की बात करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एलियन का अस्तित्व होगा, शायद इसलिए। तो नासा की बातों को जो ऑथराइजेशन या डिपार्टमेंट या प्लेटफॉर्म है उनकी ऑथेंटिसिटी को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने और सॉल्यूशन निकालने वाले बने, ये बहुत जरूरी है। और जो कम्युनिकेटर हैं उनके जीवन यापन का भी साधन या माध्यम तो कुछ निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। भूखे पेट न होए भजन गोपाला, कब तक वो फ्री में काम करेगा? उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी फ्री सेवा भी नहीं हो सकती है, ये सोचना और समझना हमको पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, और यदि कुछ क्वेश्चंस हो तो उन पर बातचीत हम कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से जो साइंस कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और साइंस कम्युनिकेशन किन किन माध्यमों से किया जा रहा है और इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाया जा सकता है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से प्रकाश डाला। सर, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व रहे हैं, और एक सबसे ये रहा है कि विज्ञान के प्रति नई पीढ़ी को कैसे आकर्षित किया जाए, एक जो साइंटिफिक कल्चर कैसे डेवलप किया जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जिसको आप बार बार कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट। सो हाउ टू डू दिस थिंग, इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सर, उसको थोड़ा उस पर आप डालिए। एक तो चैलेंज सबसे बड़ा मैंने बताया आपको कि चैलेंज सबसे बड़ा ये आ रहा है कि हम कैसे करें। दिक्कत ये है कि जब हम काम करते हैं तो लोगों की विश्वसनीयता नहीं है। लोगों को ये समझ में आ रहा है, जब हम कॉलेज में बात करते हैं तो बच्चों को और टीचर्स को ये जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे उसको जॉब तो नहीं मिलेगा ना। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी वाली बच्चा जो आज के वर्तमान में पढ़ रहा है वो चाहता है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिले, और जॉब सिक्योरिटी साइंस से नहीं मिल रही। मुझे अभी भी याद है, करीब 20 साल पहले मेरे एक मित्र प्रिंसिपल थे। मैंने जब कहा कि हमारा ये एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे बच्चे 3 महीने, और यशपाल जी ने उसको रखा भी था पाठ्य एक ग्रुप समिति, जो पाठ्य एक ग्रुप था समिति का, एक उसमें अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल ने रखा भी था। तो उसमें ये कहा कि भाई साइंस में जॉब कहाँ मिलेंगे उसको, वो ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट बन जाएगा, तो केवल साइंटिस्ट बनेगा, इसके अलावा तो कहीं जॉब नहीं है। मैंने कहा कि साइंस कम्युनिकेटर बनेगा, तो कहने लगे उसमें तो जॉब नहीं है। मैंने इसलिए इस बात पे बाद में जोर दिया कि साइंस कम्युनिकेटर की जॉब सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ेगी, उसके लिए विकल्प डेवलप करने पड़ेंगे, स्रोत बनाने पड़ेंगे। हालांकि देश में कुछ एनजीओ ने इस काम को किया, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उस काम से साइड इफेक्ट आ गए हैं उसके। जैसे उदाहरण के तौर पर हर शहर में एक कॉलेजों के बाहर बच्चों को जो प्रोजेक्ट करने को दिया जाता है तो वो या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है,
या फिर वो कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने की दुकान पर 300, 400, 500, 3000, 2000, 3000, 500 इनमें मिल जाते हैं। तो वो उस बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कहाँ रहा प्रोजेक्ट में, उस बच्चे को नहीं मिला। तो वो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चा जो करे, अगर उसको अपना टीचर ने कोई काम दे दिया तो वो उसमें उतना समय नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि ये इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मार्केट से चार्ट खरीद लाओ, मार्केट से पेपर खरीद लाओ, ये पोस्टर साइंटिस्ट का, अगर किसी का साइंटिस्ट का, भारतीय साइंटिस्ट का फोटो बनाने के लिए बोल दिया तो वो बने बनाए फोटो बाहर से बनवा लेगा। अगले दिन आज आप आदेश करो, अगले दिन वो बना के दे देगा, आपको पैसा मिल जाए। अब पैसा दीजिए और आप वो फोटो ले लीजिए और कह दीजिए मैंने बनाया। तो उससे क्या हो रहा है कि उसका साइड इफेक्ट ये है कि बच्चे के अंदर वो सोच ही नहीं डेवलप हो पा रही कि उसे खुद करना चाहिए। जो काम करना चाहिए था वो काम करने का मौका तो उसे ना तो टीचर दे रहा है। टीचर क्यों इसलिए नहीं दे रहा है कि जब वो मार्केट का बना हुआ सामान आपके पास ला रहा है प्रोजेक्ट पे, इंटरनेट का डाउनलोड किया हुआ, बस उसकी खूबसूरती लेआउट बहुत बढ़िया कर दिया उसने, टीचर को पूछना नहीं चाहिए कि उसका नंबर क्यों दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात यह कि उसको अवॉइड करना चाहिए। और वो प्रोजेक्ट जब बनाया ले आया तो उस प्रोजेक्ट की थ्योरी, उसके पीछे के आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे जानेगा वो, जब तक खुद बना के नहीं देखेगा। आजकल हम इसके लिए किट भी डेवलप कर रहे हैं और टीचर्स ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं अभी रिसेंटली वेस्ट यूपी के 9 जिलों में, जिसमें हम लोग टीचर्स को इसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने वातावरण के आसपास जोड़ते हुए जो आप कह रहे हैं कि उसको आप फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उसको कैसे मतलब मोटिवेट करें, इस माहौल को तैयार करें। तो माहौल को तैयार करने के लिए हमको व्यवहारिक रूप से चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हर जिले में कम से कम एक सैकमोल कैंपस होना चाहिए। सैकमोल कैंपस आप समझ रहे हैं? सैकमोल कैंपस का मतलब है सोनम वांगचुक का वो घर जो लेह में है, वो जगह जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म का कंसेप्ट आया, जहां पर गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बनता, सौर ऊर्जा से खाना बनता है। मैं खुद वहां 2 दिन रहा हूं उस घर में, तो मैंने देखा उसमें जो आपके टॉयलेट्स हैं उनका यूज ऑर्गेनिक खाद बनाने के, कंपोस्ट बनाने के काम में आता है। कोई भी चीज वहां वेस्ट नहीं जाती। 3R का यूज करते हैं, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज, और रिड्यूस और रिसाइकिल। इस तरह से चीजों को यूज करते हैं। वहां पर -30 डिग्री टेम्परेचर में भी बिना किसी अलाव जलाने के भी वहां के घर गर्म रहते हैं। ये बताने की जरूरत है। दूसरे, हमारे देखिए एक अंधविश्वास ये है कि साउथ की तरफ घर का मुंह होगा तो आपको बीमारियां आएंगी, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि साउथ की तरफ जिन फ्लैट के घर होंगे उन्हें आकाश के दर्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे, स्काई वॉचिंग आसानी से कर सकते हैं। अभी एक बहुत सीनियर लोग हैं, एक साथी हैं हमारे, उन्हें टेलीस्कोप लेना था, कह रहे मैं स्काई वॉचिंग करना चाहता हूं। लेकिन स्काई वॉचिंग कहां से करेंगे वो, क्योंकि उनके घर के बाहर सामने एक बिल्डिंग है, तो उन्हें साउथ में घर ही नहीं दिखता। और उन्होंने कहा कि मैंने तो घर इसलिए लिया कि नॉर्थ फेस होना चाहिए घर। मैंने कहा स्काई वॉचिंग अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, चांद तारों को अपने खिड़की से खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो साउथ की तरफ का आपकी खिड़की खुलनी चाहिए और आसमान दिखना चाहिए, क्योंकि क्रांति पथ जिस रास्ते पर आपको सारे ग्रह दिखते हैं वो साउथ की तरफ ही है। तो उसके लिए इस तरह का वातावरण, और अपने घर में एक चीज तो हो गई है बात अवसर कि लॉकडाउन में लोगों ने अपने घरों में खूबसूरत फूलों के अलावा सब्जियां उगाने भी शुरू कर दी हैं। तो उससे एक एग्रीकल्चर के प्रति जो एक मोटिवेशन और बढ़ावा मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर घर में अपने घर की जो किचन गार्डन डेवलप हुआ है, ये कंसेप्ट एक बहुत बढ़िया आया है। ये अच्छी चीज है जिसने हमें सोचने पे मजबूर किया है कि हम अपनी अच्छी चीजें खुद उगाएं, आत्मनिर्भर भी बनेंगे और ऐसी परिस्थितियां आने पर हम अपने घर के चीजों को ही यूज कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो ऐसे घरों में कोशिश कीजिए कि हम अपने घरों को सर्दियों में ठंडा कैसे रख सकते हैं और गर्मियों में गर्म, बिना ऊर्जा के। ये बिजली वाली ऊर्जा नहीं, एसी और ये कंसेप्ट को बंद कर दीजिए। आने वाले समय में ये एसी भी आपको खतरनाक चीजें देने वाला है। तो ऐसे घर पहले जमाने में बनते थे ना,
ना उसमें पंखे की जरूरत होती थी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से आपको मुझे वो बात समझ में आ जाएगी कि जब हम, अगर आप सब लोग देख रहे हो तो अपने घर पे खुद ही करें मेरे साथ साथ में, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि घर के खिड़की और दरवाजे की रोशनी और रोशनदान कैसे होने चाहिए। आप खुले मुंह को खोलें और अपने हाथ को ऐसे अपनी तरफ करें और मुंह से भाप दें। अगर आपने किया हो तो आपको हवा गर्म महसूस होगी, लेकिन वही अपने मुंह को पतली एक नली के रूप में बनाएं और तब उसको हवा को दें, तब आपको ठंडा फील होगा। मैं समझता हूं इस छोटी सी चीज से ये बात समझ में आती है कि पुराने जो किले होते थे उसके अंदर जो छोटे छोटे रोशनदान होते थे, हालांकि अब 4 इंच की दीवारों वाले और फ्लैट कल्चर में हम लोग आ गए, वहां इस तरह के रोशनदान तो नहीं बना सकते, लेकिन अभी हम एक काम कर सकते हैं। कोई एक बोतल, ये बोतल है मेरे पास, हम अपने घर में एक खिड़की लें, ये मेरे पास एक कार्ड है, एक खिड़की के साइज का ये कुछ बोतल्स लें और जो आपकी खिड़की है जहां से हवा आती है उसमें उस बोतल के हिसाब से शुरुआत करें, ठीक है। और इसका जो पीछे वाला पोर्शन है तली वाला, ये काट दें हम, और आप देखेंगे कि जब गर्मियां हों तो ये जो पतला मुंह है, आप उस खिड़की में एक प्लास्टिक का या लकड़ी का सीट लेके उसमें ये सब लगा दीजिए इस तरीके से। जब गर्मियां हो तो ये छोटे वाला छेद जो है मुंह वाला, ये अंदर की तरफ रखेंगे खिड़की में, तो आपका बिजली और एसी का खर्चा बच जाएगा, ऊर्जा कम इस्तेमाल होगी, आपका घर ठंडा रहेगा। और जब गर्मी की बात हो तो यही मुंह उल्टा कर दीजिए, यानी कि इस तरफ का मुंह अंदर कर लीजिए, तब क्या होगा, बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर से फैल जाएगी, यानी कि उतना ठंडा और खतरनाक ठंडी नहीं देगी। तो इस तरह की चीजों को अगर हम अपने जीवन के साथ बच्चों को ये बताने की कोशिश करें, उनको दिक्कत क्या है कि अभी हम मुझे नहीं कहना चाहिए, वो जो 2-2 साल और 3-3 साल के बच्चों को जो कोडिंग सिखा रहे हैं और जो ये मार्केटिंग कर रहे हैं, ये जहर है हमारे बच्चों के लिए। और हम बड़े खुश होते हैं कि इतनी उम्र में हमने कोडिंग सीख लिया। अरे भैया, उसके बचपने को खत्म मत करो, उसको कोडिंग बोर्डिंग नहीं, उसके बचपने में उसको जिंदगी का वातावरण सिखाओ। हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं, ये खतरनाक है, अच्छी चीज नहीं है, ये नुकसानदायक है। उसके विजन के सोचने को हम रोबोट बना रहे हैं अपने बच्चों को, हम अपने सामाजिक सिस्टम से खत्म कर रहे हैं। बुआ, चाचा, ताई, परिवार और कुनबे के बीच में से तो वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली बना दिया है, उसे पता ही नहीं चलेगा तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, एक सामाजिक सोसाइटी में क्या आएगा। अगर मान लिया उसे राजा बना दिया गया कभी, तो क्या वो एक उस समाज की, सोसाइटी की प्रॉब्लम को समझ पाएगा? नहीं समझ सकता। इसलिए उसको बचपने को मत छीनो, और हम लोग वही छीन रहे हैं उसका, उसे रोबोट बना रहे हैं।